दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वक्त में गोविंदा बहुत बड़ा सुपरस्टार था और आज बेचारा फ्लॉप है, ये दुनिया कहती है। लेकिन अब उसके घर वाले भी ये कहने लगे हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि क्योंकि आज की तारीख में गोविंदा के पास कोई काम नहीं है, गोविंदा घर पर रहता है, गोविंदा बेचारा फ्लॉप है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं गोविंदा कुछ उल्टा सुल्टा काम ना कर ले। सुनीता ने खुद ही बताया कि आज की तारीख में गोविंदा की हालत ऐसी है कि उसके साथ हम लोग नहीं रह सकते। यही वजह है कि गोविंदा अलग रहता है और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती हूँ। 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does. सुनीता का कहना यह है कि गोविंदा ऐसी हरकतें करता है जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। गोविंदा कब क्या कहे क्या करे किसी को नहीं पता, क्योंकि आज वो अपनी सही हालत में नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो बेचारा फ्लॉप है, उसके पास काम नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, दुनिया को बताना चाहूंगा कि अगर आज गोविंदा के पास काम नहीं है तो उसकी वजह है गोविंदा। अगर गोविंदा आज फ्लॉप है तो उसकी वजह है गोविंदा, क्योंकि कुछ सालों से बाबाओं के कहने की वजह से गोविंदा ने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दिया है जिनको कोई भी निर्माता निर्देशक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह है कि बॉलीवुड के लोगों ने गोविंदा से दूरी बना ली है। गोविंदा के साथ आज की तारीख में कोई भी काम नहीं करना चाहता। ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों से विवेक ओबेरॉय अपनी मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से कर रहा है। विवेक बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है अपनी मार्केटिंग पर, और जब देखो किसी ना किसी को इंटरव्यू देता ही रहता है। अपने सभी इंटरव्यूज में विवेक ये बताना बिल्कुल नहीं भूलता कि वो कामयाब हो गया है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास 1200-1300 करोड़ रुपए आ गए हैं। मैं यहां फिर आप लोगों से बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कई कई हजार करोड़ रुपए हैं, जैसे कि फरदीन खान, जायद खान, ऋतिक रोशन, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर वगैरह। लेकिन ये लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि इनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, क्योंकि इनके पास हैं। अगर ये कहेंगे तो भाई साहब ईडी और इनकम टैक्स इनके घर पर फौरन पहुंच जाएगी। लेकिन विवेक ओबेरॉय के पास बेचारे के कुछ नहीं है, तो वो कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि विवेक ओबेरॉय डेली कहता है कि मेरे पास 1200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अच्छा, प्रमोशन पर खर्चा करने के बाद और बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद असर तो हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया है कि विवेक वाकई ही बहुत अमीर आदमी बन गया है, विवेक वाकई ही कामयाब हो गया है। इस बात का यकीन मुझे तब हुआ जब मेरे एक दोस्त ने अमेरिका से मुझे कॉल किया और उसने कहा कि भाई साहब, विवेक बहुत ही कामयाब आदमी बन चुका है और मैं सोच रहा हूं कि विवेक को भी मैं फाइनेंस कर दूं। और मैं आपको यह बता दूं कि यह आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ही होशियार आदमी है। अगर ऐसे आदमी को भी यकीन हो गया कि वाकई ही विवेक कामयाब हो गया है, विवेक के पास हजारों करोड़ रुपए आ गए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि नॉर्मल आदमी आज की तारीख में विवेक के बारे में क्या सोच रहा होगा। जरा आप देख लीजिए, जब एक पत्रकार ने विवेक से पूछा कि आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं, कहां रहते हो, तो विवेक ने क्या बताया। सुन लो, देख लो। क्या कर रहे हो? Have you been in Dubai? Have you been in Bombay? I've been in an aircraft यार, कभी दुबई कभी मुंबई। यानी कि यहां भी विवेक ने वही कहा जो वो कहना चाहता है कि वो बहुत अमीर आदमी बन चुका है, बहुत ही कामयाब हो चुका है। यही वजह है कि वो हर वक्त अब फ्लाइट्स में ही रहता है और उसने बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी चालू कर दी हैं, जबकि कोई कंपनी नहीं है इसकी, सब झूठ बोलता है। आपने इसके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे कि पीछे एक बिल्डिंग है और उसके सामने खड़े होकर ये इंटरव्यू दे रहा है। एक्वा आर्क इन रासल खेमा। पहले तो इसका लोकेशन बहुत सॉलिड है, ये बिल्कुल कसिनो के पास में ही है, मरजान आइलैंड पे है, दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो वहां आ रहा है। एक्चुअली वो बिल्डिंग रियल में नहीं है, वो सिर्फ पेपर पर है। इसने एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाया है, वो अपने ऑफिस में रखा है और उस डिजाइन के सामने ही खड़े
होकर ये सारे इंटरव्यूज दे रहा है, दुनिया को बता रहा है कि देखो मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके बाद मैं 1200 करोड़ रुपए का मालिक बन गया हूं। विवेक खुद ही कह रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट रास अल खेमा में है। रास अल खेमा तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है दुबई से, यानी कि एक छोटी सी जगह है, बहुत ही सस्ती जगह है। विवेक अपने वीडियोस में खुद ही बता रहा है कि उसकी जो ये बिल्डिंग है, ये तकरीबन 15 मिनट दूर है उस जगह से जहां कसिनो खुलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि कसिनो आने वाला है वहां पर, जहां शराब पी जाएगी, लड़की बाजी होगी, जहां जुआ खेला जाएगा, यानी कि सारे गलत धंधे वहीं होंगे। तो ये अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा है कि ये ऐसी गलत जगह के पास अपनी बिल्डिंग बना रहा है, अपना प्रोजेक्ट ला रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहां ये बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर ऐसी और बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में ये अकेला नहीं है, बल्कि कई सारे पार्टनर्स हैं। तो अगर कभी ये बिल्डिंग बन भी गई और ये इसको बेचने में कामयाब हो भी गया, तो हो सकता है 10, 20, 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसको भी हो जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि ये बिल्डिंग रियल में बने, बिके। एक ऐसी बिल्डिंग को बनाने में कम से कम 2-3 साल लगते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो वो 2-3 साल के बाद होगा कभी। अभी नए साल के मौके पर दुबई में एक शो भी हुआ था, जिसमें परफॉर्म किया था आशा भोसले जी ने और सोनू निगम ने, और उस वाले शो को भी विवेक ने स्पॉन्सर किया था पब्लिसिटी के लिए। वहां स्टेज पर ये और इसका फादर दोनों आए और वहां आकर इसने लंबी लंबी छोड़नी शुरू की। जो एंकर था उसने कहा कि हमने सुना है कि कुछ दिनों के बाद आप 3-4 प्रोजेक्ट दुबई में भी शुरू करने वाले हैं। तो विवेक ने कहा कि नहीं नहीं, 3-4 नहीं, 14 प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं दुबई में। 14 प्रोजेक्ट। एक कहावत है कि ना ही नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो मैं उन सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं, जो इसको फाइनेंस करना चाहते हैं, कि जरा संभल कर। ऐसा ना हो कि आप इसको फाइनेंस कर दो और सड़क पर आ जाओ। ये वो आदमी है जो आपका सारा पैसा डुबो सकता है। जब कोई बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाता है तो वो फिर एक फिल्म लॉन्च नहीं करता, 5-6 फिल्में लॉन्च करता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले गोविंदा ने कहा था कि मैं 5 फिल्में बना रहा हूं। कितने? 5 फिल्में। एक वक्त में केसी बोकाडिया जी बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हुआ करते थे। कुछ सालों पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था, बल्कि एक पार्टी रखी थी और उसमें कहा था मीडिया से कि मैं 7 फिल्में बना रहा हूं। किसने? 7 फिल्में, एक भी नहीं बनी। तो ठीक उसी तरह आज की तारीख में विवेक कह रहा है कि ये 1-2 बिल्डिंगें नहीं बना रहा है, 14 बिल्डिंगें बना रहा है, यानी कि कोई भी नहीं बना रहा है। तो मैं फिर से उन सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो अपने पैसे इसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इससे दूर रहना, नहीं तो डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। 2024 में टोटल 218 फिल्में रिलीज हुई। कितनी? 218। और इन 218 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में हिट हुई। स्त्री 2, पुष्पा 2, भूल भुलैया 3, शैतान, मुंजिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 भी हिट हुई। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो फिल्म तकरीबन 60 करोड़ रुपए की फिल्म थी और उम्मीद यह की जा रही थी कि उस फिल्म में नुकसान होगा 50 करोड़ रुपए का। लेकिन वक्त अच्छा था कि उस फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया था कि किसी तरह उसने वो पैसे रिकवर कर लिए थे जो उस फिल्म को बनाने पर खर्च हुए थे। यही वजह है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो फिल्म हिट हो गई थी। हिट बिल्कुल नहीं हुई थी, वो बहुत बड़ी डिसास्टर होने वाली थी, डिसास्टर होने से बच गई थी। सिंघम अगेन को भी हिट फिल्म बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिंघम अगेन ना ही हिट फिल्म है ना ही फ्लॉप फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि सिंघम अगेन ने बहुत बड़ा बिजनेस किया और मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि उस फिल्म में बहुत ज्यादा एक्टर थे। यही वजह है कि उस फिल्म का बजट बहुत बड़ा था। लेकिन अगर उस फिल्म में सभी एक्टर्स ना होते और अगर उसमें अकेला अजय देवगन होता तो फिर उस फिल्म को सुपरहिट माना जाता। लेकिन क्योंकि फिल्म में इतने ज्यादा एक्टर थे, फिल्म का इतना बड़ा बजट था, यही वजह है कि उस फिल्म में प्रॉफिट नहीं हुआ। देखिए, रोहित शेट्टी की किसी भी फिल्म में नुकसान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही होगा। 1 रुपए का भी नुकसान हो जाए रोहित की फिल्म में तो फिर इतना बड़ा फिल्म मेकर बनने का क्या मतलब है। रोहित शेट्टी की सभी फिल्मों के राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं।
क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है। यही वजह है कि उनको इस फिल्म में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इस फिल्म ने वो पैसा रिकवर किया जो इस फिल्म को बनाने पर लगा था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ जिसकी वजह से इस फिल्म को हिट माना जाए। लेकिन बॉलीवुड वाले कितने होशियार हैं वो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 218 फिल्मों में से सिर्फ 5 फिल्में हिट हुई है। मतलब तकरीबन 2% सक्सेस रेट है इन लोगों का। और भाई साहब, जो बच्चा स्कूल में जाता है ना 33% के नीचे वो भी फ्लॉप हो जाता है, लेकिन ये लोग 98% लेस होने के बावजूद भी फ्लॉप नहीं होते, फिर भी सबके सब जीनियस है। आप किसी से भी पूछो, उससे ज्यादा बॉलीवुड में कोई फिल्मों के बारे में जानता ही नहीं है, बात ही खत्म। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि इन बेचारों को फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता। इनको नहीं पता पब्लिक को कौन सी फिल्म देखनी है, ये सब के सब तुक्का मारते हैं और जब 10 फिल्में बनाते हैं तो उनमें से एक तो हिट हो ही जानी है, बात ही खत्म। 10 जनवरी को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक का नाम है फतेह, एक का नाम है गेम चेंजर, और दोनों ही फिल्मों का निर्माता है जी, यानी कि जी एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जी को भी पता है कि इन दोनों फिल्मों का कुछ नहीं होने वाला, ये दोनों ही फिल्में डिसास्टर होने वाली हैं, तो अब रिलीज कर लो, 1 महीने के बाद रिलीज कर लो या 1 साल के बाद रिलीज कर लो। यही वजह है कि जी वालों ने सोनू सूद से कहा कि भाई साहब आप 10 जनवरी को ही रिलीज करना, और रामचूरन से भी कहा कि भाई तू भी 10 जनवरी को ही रिलीज करना, आगे मत जाना क्योंकि तेरी फिल्म हिट होने वाली है। आप खुद ही सोचिए कि अगर एक निर्माता को यह यकीन होगा कि हाँ भाई उसकी फिल्म बिजनेस करेगी, बढ़िया बिजनेस करेगी, तो वो एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज क्यों करेगा, अपनी दोनों फिल्मों को बर्बाद क्यों करेगा। अक्षय कुमार की एक फिल्म आ रही है स्काई फोर्स, उसका भी ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। इस फिल्म की कहानी यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है और अब युद्ध चालू हो गया है। दोनों ही मुल्कों की एयरफोर्स एक्टिव हो गई है, दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बढ़िया हैं, जैसे कि अक्षय कुमार कहता है कि पड़ोसियों को यह बताना ही होगा कि हम भी घर में घुसकर मार सकते हैं। अक्षय का एक और डायलॉग है कि दूसरा गाल नेता दिखाता है, हम फौजी नहीं। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में एक लड़के को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है वीर पहाड़िया। वीर भी इस फिल्म में पायलट की भूमिका निभा रहा है जो इसी वॉर में गुम हो जाता है। वीर की वाइफ का रोल किया है सारा अली खान ने, जिसका एक बच्चा भी है, और अब इंडिया की एयरफोर्स उस लड़के को ढूंढ नहीं रही है। यही वजह है कि सारा रिक्वेस्ट कर रही है कि उसके हस्बैंड को ढूंढा जाए। शायद ऐसा लगता है कि फिल्म में दिखाया गया होगा कि यह लड़का मर चुका है, इसलिए अक्षय कुमार को भी यह कहते दिखाया गया है कि हो सकता है वो जिंदा हो, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। और अब एयरफोर्स उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस तरह की कहानी देखकर मुझे एक फिल्म याद आई जिसका नाम था विजेता, जो 1982 में रिलीज हुई थी, जिसका हीरो था शशि कपूर का बेटा कुणाल कपूर। उस फिल्म को गोविंद निहलानी साहब ने डायरेक्ट किया था। मैंने उस फिल्म को बचपन में देखा था और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ऐसा भी लगता है कि इसकी कहानी भी शायद वैसी होगी जैसी कि कंगना की फिल्म तेजस की थी, या ऋतिक की फिल्म फाइटर्स की थी, या साउथ की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन की थी। और अगर आपको याद हो तो अजय देवगन की फिल्म भुज की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। यानी कि यह कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिस पर पहले फिल्म नहीं बनी है या जिसको देखने के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा उत्सुक हो। इस फिल्म की दूसरी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि जो इस फिल्म का हीरो है वीर पहाड़िया, वो हीरो नहीं लगता। ना ही तो उसकी बॉडी ऐसी है, ना ही उसकी पर्सनालिटी हीरो जैसी है, और ना ही वो एक पायलट लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अक्षय कुमार बहुत ही फिट लग रहा है और बहुत बढ़िया एक्शन कर रहा है। रामचूरन की तेलुगु फिल्म गेम चेंजर को हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। इसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है क्योंकि रामचूरन कजिन है अल्लू अर्जुन का, और रामचूरन को ऐसा लगता है कि वो चिरंजीवी का बेटा है, तो वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, अल्लू अर्जुन उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं है। जबकि अल्लू अर्जुन का 1% भी नहीं है रामचूरन। फिल्म की हीरोइन है कियारा एडवाणी। कियारा ने रामचूरन से पहले ही कह दिया था कि मैं 2-3 जगह फिल्म का प्रमोशन करने जाऊंगी, उससे ज्यादा जगह कहीं जाऊंगी नहीं। तो एक बिग बॉस में जाती हूं और एक कपिल शर्मा लुखे के शो में जाती हूं, और वो बेचारी दोनों जगह चली गई। अब अपने घर पर बैठ गई। उसने साफ कर दिया है कि भाई मुझे कहीं भी इस फिल्म का प्रमोशन करने और नहीं जाना है। तो एक्चुअली 2 दिन पहले रामचूरन हैदराबाद से मुंबई आया था और ओबेरॉय मॉल में इस फिल्म का प्रमोशन किया जाना था। वहां पर कियारा एडवाणी गई ही नहीं। रामचूरन ने बहुत कोशिश की, बहुत कॉल्स किए, कियारा ने कॉल ही नहीं लिया।
कियारा ने कहा कि मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं आ सकती। और जो फिल्म का डायरेक्टर है शंकर, वो भी वहां नहीं गया। उसने बेचारे ने कहा कि रामचूरन भाई, मुझे पता चल चुका है कि इस फिल्म को कुत्ता भी नहीं देखने जाने वाला, तो मुझे नहीं आना, मुझे बेइज्जती नहीं करानी है, आप खुद ही अपनी फिल्म का प्रमोशन कर लो। तो बेचारे रामचूरन ने अकेले ही वहां मीडिया को फेस किया और अपनी फिल्म को प्रमोट किया। मैं आपको ये बता दूं कि रामचूरन की फैमिली को मेगा फैमिली कहा जाता है हैदराबाद में, और ये जो मेगा फैमिली है ये अल्लू अर्जुन से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि इनको लगता है कि अल्लू अर्जुन इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बन सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में ये पूरी मेगा फैमिली अल्लू अर्जुन के 5% भी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रामचूरन की सोलो हीरो फिल्म अब से 5 साल पहले आई थी। रामचूरन को बेचारे को ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि जब 3 साल के बाद मेरी ये फिल्म रिलीज होगी तो इस फिल्म को रामचूरन का नाई धोबी कसाई हलवाई भी देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। साउथ की एक फिल्म है डाकू महाराज, जिसको हिंदी में डब करके रिलीज किया जा रहा है। इसको पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। इसका हीरो है बुड्ढा NBK। मैं तो इस बेचारे को इस फिल्म से पहले जानता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये तेलुगु फिल्मों का बहुत ही फेमस एक्टर है, वहां लोग इसकी फिल्में देखते हैं। बताओ कैसे कैसे एक्टरों की फिल्म देखते हैं तेलुगु फिल्म देखने वाले। इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हुआ है, पहले तो आप एक गाना देख लीजिए जरा। जिस लड़की के हिप्स को इसने धोबी घाट समझा हुआ है ये उर्वशी है। ये बुड्ढा हीरो जिस तरह से इस धोबी घाट पर कपड़े धो रहा है, इसको देखने के बावजूद भी अगर कुछ लोग इसकी फिल्में देखते हैं तो निहायत ही बेशरम है, घटिया हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो अपने पैसे खर्च करेंगे, अपना टाइम खर्च करेंगे और इस बुड्ढे को ऐसी हरकतें करते हुए देखेंगे। और उर्वशी की भी बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी कि उसने इस बुड्ढे को ये सब करने दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि शायद उर्वशी को लंबा पैसा मिला होगा और बहुत पैसे मिलने की वजह से ही उर्वशी ने इस फिल्म को किया होगा इस बुड्ढे के साथ। इस फिल्म का पूरा ट्रेलर एकदम वाहियात है। इसमें ये बुड्ढा कुछ भी कर रहा है, कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, मतलब देखकर मेरा दिमाग पक गया भाई साहब। किसी भी सीन के कोई सर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इस बुड्ढे की जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। मैं इस बुड्ढे से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि इस फिल्म का विलन है बॉबी देओल। वही बॉबी देओल जिसको एनिमल के बाद बहुत सारे लोग सुपरस्टार बता रहे थे। वही बॉबी देओल जिसको एनिमल के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इससे बड़ा तो हीरो हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं। अब तो बॉबी देओल को सारी फिल्में मेन लीड हीरो की मिलेंगी। इसके बाद तो हिंदुस्तान में कोई हीरो रहेगा ही नहीं जो बॉबी देओल का मुकाबला कर ले। और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये पहले भी लुक्खा था, आज भी लुक्खा है, आगे भी लुक्खा ही रहेगा। एनिमल के बाद ये होगा कि इसको कुछ छोटे मोटे रोल्स मिल जाएंगे, वो भी विलन के, हीरो के रोल तो इसको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। और अगर आपको याद हो तो साउथ की इससे पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी कंगुआ, उसमें भी बॉबी देओल था, वो भी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। और अब इस फिल्म का विलन भी बॉबी देओल ही है और इस फिल्म का भी डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू में वरुण धवन को ब्लेम किया है उसका कैरियर बर्बाद करने के लिए। अर्जुन का कहना यह है कि जब बहुत सालों पहले ये दोनों एक ही स्कूल में कहीं ट्रेनिंग ले रहे थे, एक्टिंग सीख रहे थे, अब एक्टिंग आप लोग दोनों सीख ही क्यों रहे थे? और अगर सीखी थी तो कौन सी एक्टिंग सीखी थी तुम लोगों ने? वो एक्टिंग जो सीखी थी वो कब की? आज तक तो किसी फिल्म में की नहीं तुम लोगों ने। तो अर्जुन का कहना यह है कि उस वक्त वरुण ने एक फिल्म शूट की थी जिसमें हीरो वरुण भी था और अर्जुन कपूर भी था, लेकिन अर्जुन कपूर उस फिल्म का विलन था और वरुण उस फिल्म का हीरो था। और वरुण ने उस फिल्म को करण जौहर को दिखाया था और उस फिल्म में अर्जुन ने इतनी घटिया एक्टिंग की थी कि वो एक्टिंग देखने के बाद आज तक करण जौहर ने उसको काम नहीं दिया। और वरुण धवन ने उस फिल्म को सिर्फ करण को नहीं दिखाया और भी बहुत सारे बॉलीवुड वालों को दिखाया, और जिन्होंने भी वो फिल्म देखी उन्होंने अर्जुन को काम नहीं दिया। तो अर्जुन का कहना यह है कि ये जो वरुण धवन है ये बहुत ही कमीना इंसान है, इसने मेरा कैरियर बर्बाद किया है, ये वरुण धवन ही पूरी तरह जिम्मेदार है कि मुझे आज काम नहीं मिल रहा है। हाथी के छोटे बच्चे गेंडे अर्जुन भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सारी जिंदगी में एक्टिंग सीखते रहे उसके बावजूद भी आपको कोई बढ़िया डायरेक्टर फिल्म देने वाला नहीं है। आप मेरी बात लिख
टिक करके रख लीजिए। कुछ दिनों पहले अनिल शर्मा की फिल्म वनवास रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। अब अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया और जब उससे पूछा गया कि जो उसने फिल्म सलमान के साथ बनाई थी वीर, वो फ्लॉप क्यों हो गई थी, तो अनिल शर्मा ने कहा कि उसके लिए पूरी तरह सलमान जिम्मेदार है, जिसने उस फिल्म की कहानी लिखी थी। वो मुझे आज भी नहीं बता सकता कि क्लाइमैक्स में बाप बेटा दोनों क्यों लड़ रहे थे। मैंने सलमान से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि ये क्लाइमैक्स गलत है, वो नहीं माना था, वो हठधर्मी पर था। उसका ये कहना था कि जो उसने लिखा है वो बिल्कुल सही है और यही वजह है कि वो फिल्म बर्बाद हो गई थी, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। यानी कि इस बॉलीवुड में कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसको देखो वो किसी ना किसी दूसरे को ब्लेम करता ही रहता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में सांवले गोरे रंग पर बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मैं एटली को कल्लुओं का कल्लू क्यों कहता हूं, मैं विक्की कौशल को कल्लू क्यों कहता हूं, मैं अजय देवगन को सीनियर कल्लू भाई क्यों कहता हूं। उसकी वजह यह है कि ये बड़े हैं सब लोग, ये बच्चे नहीं हैं। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि किसी भी बच्चे से कलर के बारे में बात नहीं करना है। किसी भी बच्चे को ये नहीं कहना है कि बेटा तू गोरा है या काला है। ये सब लोग बड़े हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं। इनको पता है कि भाई जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो अगर मैं इनको कल्लुओं का कल्लू कहता हूं या कल्लू कहता हूं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमेश की फिल्म आने वाली है बैडएस रवि कुमार। इस फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और भाई साहब देखकर मजा आ गया है यार। ट्रेलर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फिल्म वैसी ही है जैसी कि 80s में बना करती थी और इस फिल्म में वैसे ही जबरदस्त डायलॉग्स होने वाले हैं जैसे कि 80s की फिल्मों में हुआ करते थे। आपको याद ही है शोले के डायलॉग्स, गब्बर कहता था कितने आदमी थे, सिर्फ 2 अल्फाज, कितने आदमी थे। लेकिन भाई साहब दुनिया के कोने कोने में किसी से पूछ लो कि ये डायलॉग किस फिल्म का है। तो ठीक उसी तरह हिमेश की इस फिल्म में भी वन लाइनर्स कमाल के हैं। तेरे शरीर में उतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूं, तू बड़ा होकर बिगड़ा होगा, मैं बचपन से ही खराब हूं। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोंपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। बेटा सुधर जा नहीं तो गुजर जाएगा। तो ये सब सुनकर ये तो पता चल गया कि फिल्म में डायलॉग्स कमाल के हैं और क्योंकि हिमेश इस फिल्म का हीरो है, प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है गाने तो जबरदस्त होने ही वाले हैं। एक गाने की थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, दिल के ताजमहल में, दिल के ताजमहल में, और इसको देखकर ये पता चल गया है कि भाई साहब गानों ने धमाल कर देना है। फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है। हीरो हिमेश है तो विलन प्रभुदेवा है, कीर्ति कुल्हारी और सन्नी लियोनी भी है, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा और भी न जाने कितने एक्टर इस फिल्म में हैं। हिमेश भाई फिल्म में जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि एनिमल में रणबीर कपूर ने किया है। और हिमेश भाई ने इस फिल्म के लिए बंदूकें भी स्पेशल बनवाई है। देखकर फुल मजा आ गया कि हिमेश भाई गोलियां चला रहा है, एक्शन कर रहा है। इस फिल्म को ओमान में शूट किया गया है तो लोकेशंस भी बढ़िया होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेलर देखकर ये पता चल गया है कि फिल्म बढ़िया होने वाली है। तो भाई मुझे तो इंतजार है फिल्म के रिलीज होने का। मैंने अपने पिछले वीडियो में एकता कपूर के बारे में बात की थी, उस पर भी बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन सब ने कहा कि नहीं नहीं एकता कपूर भी तो मां है। अरे भाई अगर मैं सरोगेसी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा जो मैं बना नहीं सकता। मैं मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता रहा था। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोई भी औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती बिना मर्द के। जब मर्द कुछ करता है उसके एग्स औरत के अंदर जाते हैं तभी बच्चा पैदा होता है, नहीं तो हो नहीं सकता। और यही वजह है कि बच्चे को बाप के नाम से जाना जाता है, मां के नाम से नहीं। तो मेरा कहना सिर्फ यह था कि भाई एकता कपूर के बच्चे का कोई बाप होगा, जाहिर सी बात है किसी ने अपने एक्स दिए होंगे तभी तो वो बच्चा पैदा हुआ। तो वो एकता कपूर का बच्चा नहीं बल्कि उस आदमी का बच्चा है जिसको एकता कपूर ने पैसे दिए। और मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि एकता कपूर तो औरत नहीं है, वो ना औरत है ना मर्द है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके एग्स से बच्चा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो एकता कपूर का बच्चा नहीं है, लेकिन क्योंकि एकता कपूर ने पैसे खर्च किए हैं यही वजह है कि वो उसका बच्चा है। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।